students, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and we are doing all about partners. In last session, I told you about what is the relationship among the partners, how they live, and what bond they share with each other. Today we will see what are their rights. अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो आपको क्या राइट्स मिलते हैं एंड व्हाट राइट्स यू एंजॉय, that we will discuss today. So our session is completely based on section 12 and 13 of IPA Act 1932 बच्चे. Pay your all attention. So फर्स्ट राइट जो एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में आने के बाद मिलता है, दैट इज गिवन इन योर दिस सेक्शन 12A. सेक्शन 12A हमें क्या बताता है? दैट फर्स्ट राइट पार्टनर एंजॉय इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. राइट जो पार्टनर्स होते हैं बच्चे, जब वो एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब वो कोई बिजनेस को माइंड में रख के चल रहे हैं और उस बिजनेस को थ्रू द पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी विल सी व्हाट आर देयर राइट्स व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस. बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए भी तो उनको कुछ राइट चाहिए. सो फर्स्ट एंड प्रायर राइट इज कि वो बिजनेस के सारे डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज दे आर सोल मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड डिसीजन टेकर्स. सो जितने भी बिजनेस के कंडक्ट में जितने भी उनके डिसीजंस होंगे वो सब उनको लेने हैं, एंड दैट इज देयर राइट. उनसे कोई राइट छीन नहीं सकता. सो कंप्लीट राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. One partner cannot deny this right to any other partner. All partners have the right. Then it is their personal choice whether they want to take part in the conduct of business or whether they don't want. ये उनकी personal choice होगी. But आप किसी से right उनका छीन नहीं सकते. Okay, coming to the next right, that is under 12 clause C. Section 12 clause C हमें जो next right देता है, that is right to dash opinion. It means right to express their opinion. Okay, so one partner के पास हमेशा एक राइट होता है that whatever their opinion, it's means उनकी कोई भी ओपिनियन है किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, they should share it और उनकी आवाज सुनी जाएगी. You cannot deny this right to any person. नीदर यू कैन नॉट टेक एनी लाइक किसी ने कोई ओपिनियन दी है या कोई ओपिनियन देना चाहता है तो आप उनको बैक स्टेप नहीं कर सकते हो. यू हैव टू हियर. लेकिन कुछ डिसीजंस होते हैं बच्चे, वो क्या हमें मैटर करते हैं. लाइक इफ डिसीजंस इन द पार्टनरशिप आर रिलेटेड टू ऑर्डिनरी मैटर्स, मीन्स नोट ऑफ दैट फंडामेंटल नेचर के इतने मैटर नहीं होते हैं, डेली कंडक्ट ऑफ बिजनेस के मैटर हैं, लाइक कैश का लेन देन, है ना. जैसे हम एग्जाम्पल में अगर लिखें ऑर्डिनरी मैटर्स के रिगार्डिंग, लाइक किसी मैनेजर का अपॉइंटमेंट करना, है ना. मैनेजर को आप हायर करते हैं इसमें पार्टनरशिप फर्म में. सपोज कीजिए मैनेजर को हायर किया आपने, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, लाइक पैकेजिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन है, मीन्स दैट ऐसे डिसीजंस जो बिजनेस के कंडक्ट में तो आते हैं बट दे आर ऑफ ऑर्डिनरी नेचर. उनको आप एक फंडामेंटल वे की तरह नहीं ले सकते जो बिल्कुल पार्टनरशिप को ही बेसिस को हिला दें. दे आर लाइक डिसीजंस दैट आर टेकन जनरली ड्यूरिंग द डे टू डे लाइफ ऑफ द बिजनेस. सो ऐसे मैटर्स जो होते हैं दैट आर डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी. ओके, पार्टनर्स की मेजॉरिटी से ये डिसीजंस लिए जाते हैं. सपोज कीजिए इफ इन अ फर्म देयर आर इन टोटल 5 पार्टनर्स हैं और 5 पार्टनर्स में से लाइक ऑर्डिनरी मैटर से रिलेटेड डिसीजन था कि मैनेजर को अपॉइंट करना है. सो एक पोस्ट के लिए 2 मैनेजर्स आए तो 3 पार्टनर्स, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी पर्सन है, ए को सपोर्ट कर रहे हैं 3 पार्टनर्स और बी को 2 कर रहे हैं. तो ए जो मैनेजर है वो अपॉइंट किया जाएगा एट द पोजीशन वाई, बिकॉज 3 पार्टनर्स आर इन हिज फेवर. Okay, so here what majority takes, but majority only in cases of ordinary matters, right बच्चे. but here it doesn't mean कि जो ये 2 पार्टनर्स थे इनके व्यूज को नहीं सुना गया. every partner must be provided with an opportunity to express his opinion. okay बच्चे, to express
हिज ओपिनियन रिगार्डिंग एनी डिसीजन, एनी मैटर, जो उनको लगता है वो उनको देनी चाहिए. नाउ इफ एनी मैटर इज नॉट ऑफ ऑर्डिनरी नेचर, ऑर्डिनरी नेचर का नहीं है बट नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है. बिजनेस मीन्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स जो एक बिजनेस के नेचर को बिल्कुल चेंज कर दे. सो नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. यहां पर मतलब आपको सब पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, नॉट बाय मेजॉरिटी. मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं लेना पड़. कंसेंट ऑफ all partners means here majority not works in nature of that matters जो कि बहुत ही बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं. वैसे मैटर्स पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना बहुत जरूरी है बिकॉज दीज मैटर्स आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस. राइट, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस. क्यों बच्चे? देखिए, सपोज कीजिए आप हमारी कंट्री से ही एग्जांपल ले लीजिए कि जब एक नॉर्मल कोई बिल पास करना है या कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेकर आना चाहती है तो उसको मेजॉरिटी से पास किया जाता है. बट व्हेन द नेचर इज फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो उस पे आप मेजॉरिटी नहीं दिखा सकते. वहां पे आपको कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स लेनी जरूरी है. सेम वे यहाँ पर भी बात हुई है. अब आप कहोगे कि मैम एक एग्जाम्पल लेकर दिखाइए कि ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं. तो ऐसे हमारे डिसीजंस हैं लाइक सपोज कीजिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. आप पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, एडमिशन दे रहे हो, न्यू पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस या इन द पार्टनरशिप. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल डिसीजन. उसके आने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा बच्चे. कंप्लीटली बिजनेस का नेचर चेंज हो जाएगा. जितनी रेशियोज में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था वो चेंज हो जाएगा. लाइक पार्टनर्स पहले जो चीज 4 लोगों में बट रही थी वो 5 लोगों में बढ़ जाएगी. सो ये एक फंडामेंटल नेचर का. एंड बेसिकली जो पार्टनर आएगा आपको उसके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर ये एक ऐसा नेचर का है जिसमें आपको सब सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेना जरूरी है. बिकॉज इससे ये हो सकता है माइट बी 3 पार्टनर्स आर इन फेवर बट 1 पार्टनर मे नॉट वांट कि ये पार्टनर आए, क्योंकि उसको शायद उसके बारे में पता है कि ये इन पार्टनर इसको इन्वॉल्व करने से शायद हमारा बिजनेस उतने ग्रोथ रेट पर नहीं जाएगा. समझ रहे हैं बच्चे? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट राइट. नेक्स्ट राइट इज गिवन इन योर सेक्शन 12 क्लोज डी. सेक्शन 12 क्लोज डी कहता है दैट द पार्टनर्स ऑल्सो हैव द राइट्स टू हैव access to books of the firm. ओके, फर्म्स की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लाइक अकाउंटिंग से रिलेटेड बुक्स है, डेली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बुक्स है, या जिस पर प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह लिखी हुई है, ये सब चीजें, ये सब बुक्स के लिए हर पार्टनर का राइट है. दे कैन एनी टाइम डिमांड एनी बुक टू टेक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. नो पार्टनर शैल बी डिनाइड बाय दिस राइट. इस राइट से किसी भी पार्टनर को आप डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज एवरीवन हैव द राइट to know what is going inside the firm if they are partner. Right? Then next right is under section 13 clause A. ये क्या कहता है? That right to receive dash if dash by partners means right to receive remuneration. Remuneration means any kind of salary. अगर ये चीज किसके बीच में डिसाइड हुई है? इफ डिसाइडेड बाय पार्टनर्स. पार्टनर्स अगर इस चीज से एग्री करते हैं या डिसाइडेड ऑलरेडी हो गई है कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस कुछ रेम्यूनरेशन या एज अ काइंड ऑफ सैलरी कुछ मिलेगी, तो वो उस पार्टनर का राइट है कि वो लास्ट में या एनी टाइम उसको डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरा रेम्यूनरेशन मिले. सपोज कीजिए बच्चे, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि आपकी पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स है, A, B, C, D, एंड अमंग दीज 4 दिस C पार्टनर, जो कि C है, ही हैज मैनेजरियल स्किल्स और इसको अच्छी मैनेजमेंट आती है. तो 3 पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि जो C है वो पार्टनर तो रहेगा ही रहेगा बट साथ में वो एज अ मैनेजर भी काम करेगा. ओके, मैनेजर का रोल भी निभाएगा. तो बच्चे एज अ पार्टनर तो वो प्रॉफिट्स के लिए हकदार है, प्रॉफिट्स उसको चाहिए.
बट एज अ मैनेजर वो फ्री में थोड़ा ये काम करेगा। एज अ मैनेजर एंड इवन अदर पार्टनर्स भी ये सोचेंगे कि हमें उसको प्लस में कुछ टोकन ऑफ मनी देना चाहिए, बिकॉज ही इज वर्किंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अस एंड ही इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द दिस फर्म। देयरफॉर वो डिसाइड करते हैं कि सी को एज अ मैनेजर एक सैलरी भी मिलेगी। नाउ अगर वो सैलरी सी को नहीं मिलती है, सी से वो राइट छीन लिया जाता है, तो सी ये राइट क्लेम करेगा दैट ये ऑलरेडी डिसाइडेड है and I was working as a manager, I want my remuneration, I want my salary. Okay, next is but अदरवाइज बच्चे आपका सेक्शन 13 ने ये बोलता है नो पार्टनर इज अलाउड टू टेक रेम्यूनरेशन ओनली इफ दे आर डिसाइड बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने अगर डिसाइड करा हुआ ऑलरेडी तो आप एलिजिबल हो फॉर दिस सैलरी, अदरवाइज यू आर नॉट। नाउ सेक्शन 13 क्लोज बी आपको क्या कहता है, नेक्स्ट राइट आ जाइए अब सेक्शन 13 क्लोज बी पर। नेक्स्ट राइट सेज यू दैट right to share, right to share what, right to share profits, okay, right to share profits। so हर पार्टनर का ये तो राइट है ही है। इस राइट से या ये राइट तो एक फंडामेंटल, एवरीबडी नोज दैट इफ पार्टनरशिप इज वर्किंग इट विल बी वर्किंग ऑन सम प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज फर्स्ट प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स। आपकी डेफिनेशन भी जो पार्टनरशिप की वो यही कहती है, एवरीबडी वर्क्स और वन वर्क फॉर ऑल एंड दे वर्क फॉर द प्रॉफिट। ओके, नाउ प्रॉफिट के अंदर भी आपको कुछ समझना है बच्चे। if partners have mentioned the proportion, proportion means ratio, कि किस रेशो में हम डिवाइड करेंगे ओके प्रॉफिट को। so if partners have mentioned that proportion in the agreement then they will share that profits accordingly। okay, अकॉर्डिंगली मीन्स जैसा भी उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, सारे पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में एग्री कर दिया था, साइन भी कर दिया था, इसका मतलब सब पार्टनर इस चीज से एग्री करते हैं एंड रेशोज ऑलरेडी डिसाइडेड है। सपोज कीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, पार्टनरशिप यही 4 पार्टनर्स हैं और इन्होंने डिसाइड करा है कि हम जो प्रॉफिट होगा वो लेंगे 4:3:2:1 रेशो में। मीन्स 4 पार्ट प्रॉफिट का जाएगा दिस वन, लाइक मेजोरिटी जाएगी ए को, देन दिस वन 3 प्रोपोर्शन जो जाएगा वो बी को, ऐसे ही सेकंड एंड 1, ये रेशियोज थी। तो ये जैसे ही डिसाइड हुई है ऑलरेडी, एग्रीमेंट इज नेसेसरी बच्चे। अगर एग्रीमेंट में लिखा है, पहले से डिसाइड है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोपोर्शन को शेयर करोगे। बट इफ देर इज नो थिंग एज सच प्रोपोर्शन इज मेंशन्ड इन एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, मीन्स आपने प्रॉफिट से रिलेटेड कोई बात एग्रीमेंट में लिखी ही नहीं है और लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर तो देखिए पार्टनर्स के बीच में क्लैश हो सकता है। वन पार्टनर कहेगा आई हैव वर्कड मोर, वन पार्टनर कहेगा नो यू आर नॉट एबल टू क्लेम दिस मच ऑफ अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट। सो नाउ पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो देन एवरीवन इज eligible, yeah, they will be sharing this profit equally and then note as per their कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखिए एक लड़ाई सबसे ज्यादा क्या किस बात पर होती है, अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर ये कह सकते हैं कि मैं ज्यादा कैपिटल लेकर आया था तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना। इसी एग्जांपल में ले लीजिए, लाइक जब ए एंट्री की थी, ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी 5 लाख, बी ने 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो ए कहता है कि एटलीस्ट मैं प्रॉफिट ज्यादा लूं क्योंकि मैं ज्यादा पैसे लेकर ये कैपिटल मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट की थी। बट हेयर it's not there, if it there is absence of any such agreement you have to share it equally। so आज के टाइम में पार्टनर्स इफ दे वांट don't want to face any such clashes, any such dispute, you have to make it already mentioned, उसको प्रायर मेंशन करके चलिए कि किस प्रोपोर्शन में आप प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, right बच्चे। so here now comes your next section, that is section 13 clause D, C and D। क्लोज सी एंड डी बात करते हैं बच्चे, दैट इज राइट टू डैश ऑन कैपिटल एंड ऑन डैश, राइट टू इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स की तो बात होगी, अब इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट किस चीज पर, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और एक ऑन एडवांसेस। एडवांसेस होते हैं कि आपने कोई ऑलरेडी पेमेंट किस पार्टनरशिप फर्म में दे रखी है या कर रखी है, एडवांस किसी को दे रखा है द टाइम ऑफ द नीड, सो उस टाइम के लिए आपको एक इंटरेस्ट मिलता है
और वो इंटरेस्ट आपको क्लेम करने का राइट कंप्लीटली है। एंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कि अगर सपोज कीजिए कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी साल लॉस हुआ है, तो तब वहां पर वो पार्टनर इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट्स में से ही दिया जाता है, आपको वो नहीं मिलेगा, राइट। एंड देन इफ यू हैव पेड एनी एडवांस इन द फर्म, फर्म के लिए एडवांसेस पेमेंट करी है, so that advance must be at the rate, that interest must be at the rate of 6% per annum। हमेशा 6% पर एनम होता है बच्चे हर पार्टनरशिप फर्म में। एडवांसेस के ऊपर जो एडवांस क्या होते हैं कि किसी पार्टनर को लाइक सपोज कीजिए फर्म में एकदम से कैपिटल की नीड हो गई या कहीं पर पेमेंट करनी थी तो नीड थी, और पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं है, तो कोई पार्टनर अपनी फर्म के बिहाफ पर पेमेंट करना चाहता है तो वो करेगा, और उसके लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दैट इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। ओके, नाउ लास्ट इज योर सेक्शन 13 क्लोज ई। सेक्शन 13 क्लोज ई कहता है राइट टू इंडेनिटी। इंडेनिटी, इंडेमनिटी क्या कहता है बच्चे? ये एक प्रिंसिपल है, आपको ये समझना भी चाहिए अच्छे से। क्या होता है कि कई बार क्या, एज आई मेंशन इन अर्लियर दिस सेक्शन, सेक्शन 13 सी एंड डी में मैंने आपको बताया है कि जब आप कोई एडवांस पेमेंट करते हो एट द टाइम ऑफ द नीड, एकदम से नीड अराइज है और आपने पेमेंट कर दी, सपोज कीजिए कैपिटल कंट्रीब्यूट ज्यादा कर दी या एडवांसेस कर दिए, कहीं पर पेमेंट करनी थी तो आपने वहां कर दी, तो वहां के लिए अब आपको राइट है कि आप अपने आप को चाहते हो मुझे इंडेमनीफाई किया जाए, मतलब मेरी पेमेंट मुझे कर दी जाए, मुझे पहले निपटाई, मतलब मेरा पेमेंट मेरे को पहले दीजिए, ये मेरा राइट है। अगर आपने पेमेंट करी है, बिहाफ ऑफ द फर्म की है, फर्म के लिए की है, नाउ यू हैव द राइट टू क्लेम फर्स्ट योर ऑल पेमेंट्स, योर ऑल एडवांसेस। सो अगेंस्ट सम what you have done, payment made, or any dash is any liability। आपने कोई लाइबिलिटी फेस करी है इनकर्ड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर किए, मीन्स आपने अपने कोई पर्सनल पेमेंट या पर्सनल लाइबिलिटी के लिए नहीं पेमेंट करी है, किसके लिए करी है? फर्म के लिए करी है, तो आपका भी राइट बनता है कि आप इंडेमनीफाई हो, आप क्लेम करो कि मुझे सबसे पहले कंप्लीट मेरी पेमेंट कीजिए और मुझे फ्री कीजिए आउट ऑफ योर ऑल चार्जेस। सो दीज आर क्वाइट राइट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एंड आई होप आपको अच्छे से पता चल गया है कि पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, एंड इफ एनी पार्टनर इज इन द पार्टनरशिप, हाउ विच राइट्स ही कैन क्लेम एट दैट टाइम एंड विच आर नॉट हिज राइट्स। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या चीजें मैंडेटरी होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। So with this, rights of partner topic is over. In next session, we will do duties. Okay, so duties of Indian Partnership Act are also important. Stay tuned for the next session. Till then, keep enjoying, keep sharing. Thank you.